देखिए हम लोग का जैसे केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था, तो एक बार हम और रिवीजन करा देते हैं। वैसे टाइप 6 तक का हम क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे, जब 4 तक हुआ था, यानी कि 2 टाइप बचा हुआ है। ठीक है, तभी वो दोनों टाइप करा देंगे और फिर नया टॉपिक पे भी आएंगे। ठीक है, एक बार हम शुरू से फिर भी रिपीट करना चाहेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है। देखिए केमिकल काइनेटिक्स जो केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मेनली हम लोग 2 चीज के बारे में पढ़ाई करते हैं, एक रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और उस रिएक्शन को होने में क्या क्या मेथड लगा, मतलब क्या उसका मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ाई करते हैं, है ना। केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसमें हम लोग किसी रिएक्शन के रेट और साथ ही साथ उस रिएक्शन का मैकेनिज्म के बारे में पढ़ाई करते हैं, केमिस्ट्री के उसी ब्रांच को केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। कोई दिक्कत है? इसका आगे हम लोग देखे थे रेट क्या है। रेट को हिंदी में दर बोला जाता है, दर का एक और नाम है वेग। ठीक है, रेट बोलिए, रेट ऑफ रिएक्शन बोलिए, बात बराबर होता है। तो रेट या रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो इकाई समय में, यूनिट टाइम में जो भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंजेस आता है ना, लेकिन यूनिट टाइम में होना चाहिए। जो भी चेंजेस आएगा उसी चेंजेस को हम लोग क्या बोल देंगे? रेट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत है? इसके आगे फिर हम लोग देखे थे कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो कम होते जाता है। कम होने की वजह से जब आप रिएक्टेंट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो माइनस लेकर के, अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के टर्म में हम लोग प्लस लेकर के बनाते हैं। कोई दिक्कत है? तो रेट ऑफ रिएक्शन का यहाँ से फॉर्मूला आया था माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट बाय डेल्टा टी इंटू 1 बाय कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट का था प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय डेल्टा टी इंटू 1 बाय कोफिशिएंट। और कभी भी अभिक्रिया की दर यानी कि रेट जो है सो निगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। इन निगेटिव लेने के पीछे की कंसंट्रेशन कम होता है, इसलिए उस रेट को देख करके, उस माइनस को देख करके आपको ये पता चल जाए कि हम लोग जो है सो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाले हैं वो रिएक्टेंट के टर्म में निकाले, इसलिए उसको माइनस में लिया जाता है। कोई दिक्कत है? उसके बाद फिर हम लोग और 2 फॉर्मूला देखे थे कि रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, इसका फॉर्मूला आता था रेट ऑफ रिएक्शन इंटू कोफिशिएंट, और दूसरा फॉर्मूला था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना, इसका क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन इंटू कोफिशिएंट। दोनों का सेम फॉर्मूला था। और इसके बेसिस पे 4 टाइप, मतलब टाइप 4 तक आप लोग का क्वेश्चन हो गया है। अभी हम लोग टाइप 5 और टाइप 6 पे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया टाइप 5। टाइप 5 ये वाला, वो नीचे वाला टाइप 6 है। ठीक है, तो टाइप 5 सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि अभिक्रिया A+2B से 6C, समझे, कोई एक रिएक्शन है A+2B से 6C, जिसके लिए हम लोग को A का कंसंट्रेशन बोला कि 10 मिनट में 0.5 मोलर से घटकर 0.1 मोलर हो जाता है। तब अभिक्रिया की दर मिनट तथा सेकंड में ज्ञात करें। मिनट में भी ज्ञात करना और सेकंड में भी करना है। कोई दिक्कत है? तो जो जो क्वेश्चन दिया वो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, A+2B से 6C गया है 10 सेकंड में, और 0.5 मोलर से घट करके 0.1 मोलर हो जा रहा है ना। ठीक है, जो जो दिया रहेगा सबसे पहले उसको सॉल्यूशन गिवन दैट करके लिख लेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन हम लोग को दिया है A+2B से 6C, और A का कंसंट्रेशन बोला कि 10 मिनट में घटा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या दिया वो चीज हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। A+2B से 6, ठीक है ना, दिया है A+2B से 6 दे दिया है, जिसमें बोला है कि A का कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन? A का जो कंसंट्रेशन है ये हम लोगों को 0.5 मोलर से बोला घट करके 0.1 मोलर हो गया है। कितना मोलर हो गया? 0.5 मोलर से घट करके 0.1 मोलर। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन बोला है वो बोला इसके लिए टाइम इसको 10 मिनट का लगा। कितना मिनट का टाइम लगा? 10 मिनट का। तो टाइम हो गया 10 मिनट का। अब आपको रेट बोला निकालने, मिनट में भी और सेकंड में भी, दोनों में रेट बोला है। ठीक है, तो रेट बोला निकालिए कि मिनट में क्या होगा रेट, और रेट बताइए कि सेकंड में क्या होगा। ये दोनों में आपको बोला है निकालने के लिए। ठीक है, मिनट और सेकंड में क्या होगा ये बताइए। अच्छा, मिनट और सेकंड में निकालेंगे तो टाइम को, रेट जब हम लोग मिनट में लगाएंगे तो टाइम मिनट वाला ले लेंगे, लेकिन जब हम लोग को रेट सेकंड में निकालना होगा तो फिर सेकंड का टाइम लेना पड़ेगा। तो इस मिनट को हम लोग सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बताइए, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 10 से 60 से गुना करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है?
मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, मिनट से जब सेकंड में जाइएगा तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए टाइम इक्वल टू 10 गुने 60 कर देंगे, मिलके कितना हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा। तो 600 सेकंड आ गया। अब दोनों में रेट हम लोग को निकालना है, मिनट में भी और सेकंड में भी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट रेट हम लोग जानते हैं बाबू, रेट बराबर फॉर्मूला। तो सबसे पहले मिनट में ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अच्छा ए का कंसंट्रेशन दिया, ए आपका रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट के टर्म में माइनस लगाते हैं फॉर्मूला में या प्लस, माइनस लगाते हैं। तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन क्या है ए बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा टी का मान कितना दे दिया, आप मिनट में लगा रहे हैं तो 10 लिख दीजिए गुने 1 बाय कोफिशिएंट। तो ए का कोफिशिएंट कितना 1 है। अब देखिए डेल्टा का मतलब था फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल है 0.1, ठीक है, 0.1 माइनस 0.5 बाय 10, 1/1, कोई मतलब नहीं, खत्म हो जाएगी। अब इसमें इसको जब आप माइनस करते हैं तो माइनस 0.4 आएगा, और वो माइनस और यहाँ वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 0.4 बाय 10। अब 0.4 को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 0.04, कितना आ जाएगा 0.04। ये आ गया आपका रेट। लेकिन ये रेट क्या चीज में आ गया, मिनट में आ गया। तो देखिए बाबू रेट निकाल गए के बाद जो इसका हम लोग फॉर्मूला लगाते थे वो क्या था, मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर। अब यहाँ पे पर टाइम होता था, लेकिन टाइम इस बार आपको मिनट में दिया, अब यहाँ क्या लिखेगा पर मिनट, यदि सेकंड रहता तो पर सेकंड लिखते, तो ये कद है। अब हम लोग चलिए सेकंड वाला भी निकाल लेते हैं, ठीक है, लिखेंगे एंड रेट को अब हम लोग सेकंड में निकालेंगे। तो फॉर्मूला आप सेकंड वाला मैंने सेमे फॉर्मूला होगा, बस टाइम को इस बार सेकंड में ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ए बटे डेल्टा टी, और टी इस बार आप सेकंड में ले रहे तो 600 सेकंड हो जाएगा गुने 1 बाय कोफिशिएंट। तो ए का कोफिशिएंट कुछ नहीं था 1 हो गया। अब ए का कंसंट्रेशन जो है सो चेंज हो रहा था कहां से कहां तक, देखिए तो 0.5 से 0.1 हो रहा था। तो कंसंट्रेशन में चेंजेस का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 0.1 माइनस 0.5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 0.1 माइनस 0.5 बाय 600। अब इसमें इसको आप माइनस कीजिएगा तो माइनस 0.4 और ये माइनस मिलकर प्लस 0.4 बटे 600 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना मोल पर लीटर, पर मिनट लिखेंगे पर सेकंड लिखेंगे, पर सेकंड। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है, तो टाइप 5 इस प्रकार से बन जाएगा। अब टाइप 6 में चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है H2 प्लस O2 से इतना के लिए H2 का सांद्रण 2 मिनट में 0.9 मोलर से घटकर 0.3 मोलर हो जाता है, तब अभिक्रिया की दर मिनट तथा सेकंड में ज्ञात करें। क्या नहीं बनेगा, अच्छा बनाने के लिए इस रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, बिना बैलेंस किए बनाइएगा। आप पहले हमेशा रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, बिना बैलेंस के नहीं बनाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए टाइप 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है, टाइप 6 में बोला कि अभिक्रिया मतलब एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 से 2H2O के लिए H2 का आपको सांद्रण बोला है ना कि 10 सेकंड में 30 मोलर से घट करके 20 मोलर हो जाता है, समझे ना। 10 सेकंड का टाइम लेता है जिसमें 30 मोलर से घट करके 20 मोलर हो जाता है। यदि H2O का प्रारंभिक सांद्रण 2 मोलर है तब H2O का अंतिम सांद्रण ज्ञात करें। मतलब क्वेश्चन आपको एक रिएक्शन दिया है H2 प्लस O2 से 2H2O, और क्वेश्चन में ये बता दिया है कि ये जो इसमें आप देख रहे हैं इसमें H2 का जो कंसंट्रेशन है वो 10 सेकंड का टाइम ले रहा है और घट करके 30 मोलर से कितना मोलर हो जा रहा है, 20 मोलर हो जा रहा है। 10 सेकंड में 30 मोलर से 20 मोलर हो जा रहा है, जिसमें आपको बोला है कि H2O का जो प्रारंभिक सांद्रण है कि फर्स्ट वाला सांद्रण जो है वो 2 मोलर है। तो आप हमको H2O का मतलब फाइनल यानी कि अंतिम कंसंट्रेशन बताइए क्या होगा, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन बताइए क्या होगा, ठीक है। तो जो जो क्वेश्चन दिया सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, ये टाइप 6 हो गया, टाइप 6 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। जो जो दिया उसके बारे में लिख लेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट, वो मिस टाइपिंग है, वो टाइप 6 है, ठीक है। तो क्या हम लोग को दिया था बाबू, एक रिएक्शन दिया H2 प्लस O2 से H2O, यही ना दिया 2H2O। यहाँ पे लिखेंगे H2 प्लस O2 से
2H2O, जिसमें H2 का कंसंट्रेशन वो बता के रखा है कि H2 का कंसंट्रेशन जो सो 30 मोलर से घट करके 20 मोलर हो जाता है, और इसके लिए वो टाइम कितना ले रहा था, 10 सेकंड का ना, 10 सेकंड का टाइम ले रहा था ना। देख लीजिए, देखिए H2O से H2 का सांद्रण 10 सेकंड में 30 मोलर से घटकर 20 मोलर हो जाता है। तब यदि H2O का प्रारंभिक सांद्रण, मतलब H2O का जो प्रारंभिक सांद्रण है, प्रारंभिक को इनिशियल बोलते हैं, यानी कि H2O का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 2 मोलर है। कितना मोलर है? 2 मोलर है। तब बोला कि H2O का अंतिम यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन बताइए क्या। तो चलिए इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग को दे दिया, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले देखिए H2O का इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि प्रारंभिक में, शुरुआत में H2O का जो कंसंट्रेशन था वो 2 मोलर है। तो आपको बोला कि H2O का अब हमको फाइनल कंसंट्रेशन बताइए। देखिए H2O का फाइनल और कंसंट्रेशन को इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, तो फाइनल कंसंट्रेशन बताइए क्या होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले रेट यहां से निकालना पड़ेगा, समझे ना। आप ही लोग हमको सोच के बताइए, जब आप रेट निकालिएगा तो इसमें प्लस का यूज कीजिएगा, माइनस का कीजिए। आखिर माइनस का क्यों करेंगे? हाँ, क्योंकि H2 है और H2O का क्या रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा कम होता है, जिसकी वजह से उसमें माइनस लगेगा। क्या लगेगा? माइनस लगेगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट। बताइए रेट बराबर क्या जानते हैं? माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन, डेल्टा कंसंट्रेशन H2 जाके रिएक्टेंट में आपका H2 है, बटे डेल्टा टी आपका कितना 10 है, गुने 1 बाय कोफिशिएंट। कोफिशिएंट अच्छा इसको बैलेंस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करके बनाइएगा, बिना बैलेंस के बनाइए तो गलत हो जाएगा। हमेशा बैलेंस कर देना। हम बैलेंस कर दिए, यहाँ पे 2 आएगा। देखिए 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हाइड्रोजन बन गया। तो H2 का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत है? अब आप यहाँ पे देखिए रेट जो आपका आएगा वो क्या आता है। देखिए बाबू यहाँ पे माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन H2 है ना, तो कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन का डेल्टा निकाले तो वही फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आपका कितना 20, इनिशियल कितना 30, बटे कितना 10, गुने 1/2। अब देखिए यहाँ से माइनस 10 होगा और ये माइनस हो गया प्लस, प्लस 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो इधर सिर्फ क्या बचा 1/2, यानी कि रेट जो है वो हम लोग के पास आ गया 1/2। कितना आ गया? 1/2। और बाकी बात रेट का आप लोग यूनिट जानबे करते हैं। अब बताइए टाइम यहाँ सेकंड में दिया तो क्या लिखेगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है? ये हम लोग के पास रेट आ गया। अब आगे क्वेश्चन बोला था कि आप जो है सो H2O का हमको इनिशियल कंसंट्रेशन बताइए। अच्छा फाइनल बताइए, इनिशियल 2 मोलर दिया है ना, फाइनल कंसंट्रेशन H2O का बताइए। अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ, फिर से रेट निकालेंगे, लेकिन इस बार हम रेट निकालेंगे H2O को देख करके। तो बताइए H2O आपका प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के टर्म में क्या लगता है? प्लस लगता है। यहाँ पे लिखेंगे प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन H2O बाय डेल्टा टी इंटू 1 बाय कोफिशिएंट, यही फॉर्मूला आता है, इंटू 1 बाय कोफिशिएंट। अच्छा बताइए बाबू डेल्टा का मतलब क्या था? चेंजेस, और चेंजेस का मतलब क्या था? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो बताइए फाइनल माइनस इनिशियल मतलब कि आप H2O के कंसंट्रेशन में चेंजेस निकाल रहे हैं। तो H2O के कंसंट्रेशन में चेंजेस, इसका मतलब H2O का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस H2O का इनिशियल कंसंट्रेशन, ये ना फॉर्मूला था चेंजेस का। तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे। अच्छा रेट की जगह पे रेट का वैल्यू बैठा दीजिए 1/2। अब यहाँ पे लिखिएगा H2O का फाइनल माइनस कंसंट्रेशन H2O का इनिशियल। सब क्वेश्चन में यही करते थे। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट बस हम लोग क्या करते थे? पुट कर देते थे, यही करते थे। देखिए यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, सब में फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए क्योंकि हमको इस बार जो है सो फाइनल वाला पूछ दिया है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए। अब बटे यहाँ पे कितना होगा? डेल्टा टी, तो समय आपको तो 10 दे दिया है, गुने 1 बाय कोफिशिएंट। H2O का कोफिशिएंट कितना देखिए तो 2 है, यहाँ पे 2 कर दिया, तो दिक्कत है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बाबू, 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो 1/2 बराबर कंसंट्रेशन H2O का फाइनल माइनस अच्छा H2O का फाइनल जो है सो ये निकालना है, इन इनिशियल वाला मान हम लोग को दे दिया है,
इनिशियल का मान कितना दे दिया 2, यहाँ पे 2 बैठा दीजिए। बट अच्छा ये 2 और ये 2 कैंसिल ना हो गया, तो बटे सिर्फ यहाँ पे 10 हो गया, ये भी आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, बटे 1 बचा। नहीं समझे बात को, नहीं समझ में, एक बार और ध्यान देखिए, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो दोनों को कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 1 बचा, 1 बटे 1 हो गया, रिटर्न हो गया। अब इसको और इसको गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 1 से इसको गुना कीजिए, यही रहेगा कंसंट्रेशन H2O का फाइनल -2 बराबर 1 गुना 10 कीजिए तो 10 से होगा। अब -2 को उधर भेज दीजिए तो +2 हो जाएगा। तो बताइए अब, इसलिए कंसंट्रेशन H2O का फाइनल बराबर कितना हो गया, 10 + 2 मिलकर के 12 मोलर, और ये हो गया इसका फाइनल। कुछ नहीं था, बस वहां पे हम लोग लिख दिए थे फाइनल माइनस इनिशियल और बन गया। कोई दिक्कत है? टाइप 6 तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब आप लोग फोटो खींच लीजिएगा इसका, ताकि नोट करने में जो टाइम लगेगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं अब नया टॉपिक पे। अब जो अभी न्यू टॉपिक आने वाला वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन मतलब कि अभिक्रिया के प्रकार। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट होगा वहां पे भी हम आप लोग को अभिक्रिया के प्रकार बताएंगे, लेकिन वहां पे अलग टाइप का अभिक्रिया का प्रकार आएगा, वहां पे अलग टाइप का आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं उसका एक अलग टाइप का चीज है। बोलिए सर इस तरह कैसे हो सकता है, जब एक ही टाइप्स ऑफ रिएक्शन ही देख रहे तो सेम होना चाहिए। अब याद कीजिए सॉल्यूशन, हमको लगता है लगभग 6 बार हम लोग सॉल्यूशन को टाइप में चेंज किए हैं, 6 टाइप में। सबसे पहला जो चेंजेस हुआ था, सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आया था वो था आपका अमाउंट ऑफ, नहीं ये नंबर ऑफ क्या कहते हैं सबस्टांस के बेसिस पे, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटनरी, जिसमें 2 पदार्थ होगा उसको बाइनरी, 3 होगा तो टर्नरी, था कि नहीं। उसका फिर आता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के आधार पे, वो भी 3 था, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। फिर आया था आपका राउल्ट नियम के आधार पर 2 टाइप का, है कि नहीं। क्या क्या था राउल्ट नियम के आधार पर बताइए, आदर्श और अनादर्श विलयन। उसका फिर से आपका आया था क्या कहते हैं विलायक के प्रकृति के आधार पर, और एगो था ओस्मोटिक प्रेशर के आधार पर, परासरण दाब के आधार पर भी 3 था। परासरण दाब के आधार पर आपका था आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, और उसके बाद आप मतलब सम पराश्री, उच्च पराश्री और निम्न पराश्री। उसके बाद देखो आपका लास्ट था कि विलायक की अवस्था के आधार पर भी 3 था। पहला था सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा था लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा था गैस सॉल्यूशन, और तीनों में हम आपको 3-3 करके एग्जांपल भी दिए थे, है कि नहीं। तो सॉल्यूशन का जैसे क्लासिफिकेशन बहुत सारा हो गया है, उसी प्रकार रिएक्शन का भी क्लासिफिकेशन यहाँ पे बहुत सारा होगा, इन हर बार का बेसिस अलग अलग होगा। तो अभी जैसे आप लोग देखे कई टाइप का बेस लेकर के हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई किए थे, उसी प्रकार यहाँ पे रिएक्शन को भी अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्डर के बेसिस पे, सॉरी स्टेप के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? स्टेप के बेसिस पे। स्टेप का मतलब होता है चरण, जैसे पहला सीढ़ी चढ़े, दूसरा सीढ़ी चढ़े, तो जैसे पहला सीढ़ी पहला स्टेप, दूसरा सीढ़ी दूसरा स्टेप, वैसे ही। तो स्टेप के आधार पर हम लोग देखेंगे रिएक्शन को कितने भागों में बांटा गया है। स्टेप के आधार पर रिएक्शन को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में पूरा हो जाए, केवल एक स्टेप में, और एक वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप ले। तो वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप लेगा उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देखिए नाम से पता चला, एक से ज्यादा लेगा तो उसको नॉर्मल बोलिएगा, क्या कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल रिएक्शन, जटिल अभिक्रिया। और वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में पूरा हो जाए उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसको हिंदी में प्राथमिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक अभिक्रिया। तो यदि क्वेश्चन में ये बोलेगा कि स्टेप के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? स्टेप के बेसिस पे रिएक्शन को कितने भागों में बांटा गया, आप क्या बोलिएगा? 2 भागों में। पहला कौन सा रिएक्शन हुआ? प्राथमिक अभिक्रिया यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरा आपका क्या कहलाया? दूसरा द्वितीयक नहीं, दूसरा हुआ जटिल अभिक्रिया। क्या होगा? जटिल अभिक्रिया, जिसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत है? एक बार सब कोई मिल के हमको बता दीजिए कि स्टेप के आधार पर यानी कि चरण के आधार पर रिएक्शन को कितने भागों में बांटा गया? पहला का नाम प्राथमिक अभिक्रिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरा का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि जटिल अभिक्रिया। कोई दिक्कत है? अच्छा बताइए, एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलेंगे? जो एक स्टेप में पूरा हो। कितना स्टेप में? केवल एक स्टेप में। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको बोलेंगे जो एक से अधिक स्टेप लेगा।
समझे, जो एक से अधिक स्टेप लेगा। बोलिए सर कुछ एग्जांपल बताइए तो। देखिए बाबू, जैसे आपका हो गया H2 प्लस O2 से 2H2O, ये जो बन रहा है एक स्टेप में बनता है। कितना स्टेप में बनता है? एक स्टेप में, इसलिए इसको बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे आपका N2 प्लस H2 से मिलकर के बनेगा 2NH3, एलिमेंट्री रिएक्शन। H2 प्लस I2 से मिलेगा 2HI, ये भी एलिमेंट्री रिएक्शन। Na प्लस Cl2 से बनेगा NaCl, ये सब हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन। समझे, क्योंकि ये सारा रिएक्शन जो है एक स्टेप में पूरा होने वाला है। कितना स्टेप में? एक स्टेप में। और जो रिएक्शन एक स्टेप में पूरा हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या आप सबको समझ में आया? अब आप लोग बताइए एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलेंगे? वैसा रिएक्शन जो 50 स्टेप में पूरा हो, या 2 स्टेप में, या 1 स्टेप में? केवल 1 स्टेप में, सिर्फ 1 स्टेप में जो पूरा हो जाएगा उसको हम लोग बोल देंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, यानी कि प्राथमिक अभिक्रिया। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वैसा रिएक्शन कहलाएगा जो 1 से अधिक स्टेप लेगा। 1 से अधिक स्टेप, 1 से अधिक में 2 हो जाए, 3 हो जाए, जितना स्टेप होगा, लेकिन 1 से अधिक स्टेप यदि हो गया तब वो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब बोले सर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का फिर तब एग्जांपल क्या होना चाहिए? अभी समझाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और उसी कहानी से आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बाबू, हम जो है सो मतलब कि हम जो है सो ये लड़का को बोले कि आज तुम मेरा घर चलो, मेरा घर में कोई नहीं है, हम अकेले। ठीक है सर, चलिए चल जाएंगे। कि मेरा घर गया तो बोला कि सर रात में क्या खाना वाना बनाइएगा? बोले देखिए हम तो नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, आप लोग जानवे करते हैं, चलिए खीर वगैरह सब बना करके आपको खिला देंगे। बोला ठीक है सर, तब तो चल जाएंगे। इसको लेके गए, 4-5 बजा शाम। बोलता सर याद है कि नहीं? हम बोले क्या रे, क्या बोले थे आप? सोच रहे क्या बोले थे भाई, खीर बनाएंगे। तो बोला पागल तो याद है, ये कौन बड़ा बात है, खीर खिलाएंगे बोल दिए। तो ये बोला कि ठीक है सर, तो चलिए मटेरियल वगैरह उसके लिए तो लाइए, चावल, दूध। अच्छा, मेनली खीर को बनाने के लिए 3 चीज चाहिए, है ना? चावल, दूध और चीनी, कम से कम ये 3 चीज होना चाहिए। अच्छा, कोई बच्चे ही नहीं बोले सर बिना चीनी का भी हम लोग बना लेते हैं, क्या है कि वो प्रसाद में चढ़ता है। तो वो बोला हम खीर का बात नहीं कर रहे, हम प्रसाद नहीं बना रहे, हम नॉर्मल जो खीर हो रहा है वो बना रहे। तो मेनली 3 चीज खीर को बनाने के लिए चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका तीनों है, चावल भी, खीर भी, दूध भी और चीनी भी। थोड़ा सा उसका टेस्टी बढ़ाने के लिए उसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, इलायची सब डाल सकते हैं, लेकिन मेनली 3 चीज रहेगा तो बन जाएगा। तो हम बोले कोई बात नहीं, जो जो उसमें है, जो जो चीज लगेगा ना वो ऑलरेडी मेरे पास है। दूध भी है, फ्रिज में रखा हुआ है, चावल वावल सब है, चीनी भी है, टेंशन नहीं लेना है, होने दीजिए थोड़ा सा और शाम बना देंगे। बोला ठीक है सर। फिर हम इसको तीनों चीज दे दिए, चावल भी दे दिए और दूध भी दे दिए और चीनी भी दे दिए। एकदम रखा, खुश था। बोले चलिए अब खीर बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तब हम क्या किए, एक यहाँ पे ये मान लीजिए मेरा गैस है। ठीक है, ये मान लेना गैस है, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं कि मेरा सब स्पेशल गैस रहता है। ठीक है, मेरा कंपनी का चीज है। वैसे आप लोग देखिएगा कि वहाँ अजीब टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है, तो लेकिन मान लेना ये मेरा कंपनी का गैस है। ठीक, हम इसमें बर्तन चढ़ा दिए। ठीक है, बर्तन चढ़ा दिए। अब इसको बोले कि रे दूध दो, तो ये दूध हमको दे दिया। हम इसमें जो सो दूध को डाली। ठीक है, देखिए कि बर्तन को थोड़ा और बढ़िया बनाना पड़ेगा क्या जी, दूध इससे सारा गिर जाएगा। मान लीजिए एक बर्तन, ठीक है, हम इसको बोले कि अरे दूध दो, तो ये दूध दिया, हम इसमें दूध डाल दिए। ठीक है, दूध डालें, क्या दूध यदि हम डाल दिए तो खीर बन गया? खीर को बनने के लिए पहला स्टेप इसमें दूध डाले, है कि नहीं? पहला स्टेप में आप लोग भी यही करते हैं जी, पहले दूध डालते हैं, उसका थोड़ा देर उसको गर्म होने दिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या लगा, इसमें दूध लगा, दूध गर्म हुआ। फिर सेकंड स्टेप में हम इसको बोले दूध गर्म हो गया, काम करो चावल दो, तो फिर चावल को धोए हुए फिर इसमें चावल डाले। ठीक है, मान लीजिए ये इसमें चावल लेके हम डाल दिए। ठीक है, ये सब चावल डाल दिए। बताइए अभी क्या खीर बन के रेडी हुआ है? अभी जो है सो खीर कंप्लीट बन के रेडी नहीं हुआ है, फाइनल प्रोडक्ट आपका खीर अभी नहीं बना। और कितना स्टेप लग चुका है? 2 स्टेप। पहला स्टेप इसमें दूध डाले थे, पहला स्टेप में खीर नहीं बन गया। दूसरा स्टेप में इसमें चावल डाल दिए, उसके बाद भी ये भी खीर बन के रेडी नहीं हुआ है। तीसरा स्टेप में क्या किए, अब हम इसमें चीनी डाले,
बोले चीनी दो, तो फिर इसे चीनी लिए और चीनी वगैरह जो हम इसमें मान लीजिए कि ये सब जो है आपका चीनी है, ठीक है, और इसमें हम जो है चीनी डाल दिए, चीनी डाल दिए। अब जो खीर बन के रेडी हो गया। तो बताइए बाबू, खीर जो फाइनल बना वो कितना स्टेप में बना? 3 स्टेप में बना। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। समझ में आया? क्यों ये कॉम्प्लेक्स हुआ? क्योंकि इसको बनने के लिए कितना स्टेप लग गया? 1 से ज्यादा 3 स्टेप लग गया। तो जब भी कभी किसी रिएक्शन को होने के लिए 1 से ज्यादा स्टेप लग जाए उसको जटिल अभिक्रिया यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। कोई दिक्कत है? तो यदि कोई बोले कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, तो आप क्या बोलिएगा? वैसा रिएक्शन जिसमें एक स्टेप में जो पूरा हो जाए 1 से ज्यादा स्टेप में, जिसे पूरा करने में 1 से ज्यादा स्टेप लगे। जैसे कि आप यहाँ देखें, अभी जो हम खीर बनाए थे वो 1 से ज्यादा स्टेप लगा था, है कि नहीं? तो वो रिएक्शन जिसमें 1 से ज्यादा स्टेप लगेगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि हिंदी में यदि बोले तो उसको जटिल अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जटिल अभिक्रिया। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए बाबू, जैसे यहाँ पे हम इसको लिए हैं, रुकिए वहीं पे समझाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हम एक एग्जांपल अभी ले रहे हैं, ठीक है, वो खीर वाला एग्जांपल था। अच्छा एक बार और फाइनली, खीर जो है वो जटिल रिएक्शन बना या एलिमेंट्री रिएक्शन दिया? जटिल रिएक्शन दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 3 चीज लिए, ठीक है, कितना चीज लिए? 3 चीज लिए। अभी शायद लग रहा बंद हो जाएगा, क्या एक बार भी रेड कलर आया, यदि ग्रीन से हट जाए तो आप लोग हमको बोलिएगा, तब उसको खोल देंगे। ठीक है, कि एक बार रेड आ चुका है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि अब हम लोग देखेंगे आखिर वो जो हम कुछ एक रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक रिएक्शन ले रहे हैं 3A, ठीक है, एक हम रिएक्शन ले रहे हैं यहाँ पे 3A प्लस B से प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब 3A और B ये दोनों के मिला करके फाइनल प्रोडक्ट बना है। लेकिन इस रिएक्शन को आप तो देखें, आपको लग रहा है एक स्टेप में हुआ है, लेकिन रियल में हम आपको इसका मैकेनिज्म दिखा रहे हैं। जैसे अभी जैसे आप खीर देखे तो फाइनल यदि कोई खीर बना हुआ प्लेट में देखेगा तो उसको लगे ओ खीर बन गया, रेडी है, एक स्टेप में बना होगा। लेकिन जब आप उसका मैकेनिज्म देखे, बनाने का तरीका देखे, क्या वो एक स्टेप में बना था? कितना स्टेप लगा था? 3 स्टेप। उसी प्रकार हम यहाँ पे 3A प्लस B से प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, 3A प्लस B से प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसको देखते हैं कि आखिर कितना स्टेप में पूरा हो रहा है, हम आपको मैकेनिज्म बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि देखिएगा। ठीक है, मैकेनिज्म यानी कि हिंदी में इसी को हम लोग बोलते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि का मतलब हो गया इसको बनने में कितना सारा प्रोसेस लगा, वो चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको बनने में कितना सारा प्रोसेस लगेगा, वो सारे चीज को हम लोग देखेंगे। देखिए बाबू यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप, जैसे हम इसे बर्तन चढ़ाए थे, फिर इसे हम दूध मांगे थे, उसी प्रकार यहाँ पहला स्टेप में जो हुआ है, क्या दूध लेने के बाद खीर बन के रेडी हो गया था क्या? नहीं, पहला स्टेप में खाली दूध गर्म हुआ था, है कि नहीं? दूध सिर्फ गर्म हुआ था। तो यहाँ पे भी हम इसे क्या किए हैं, 3A है, जैसे मान लीजिए इसके पास 3 गो सामान था इसके पास, दूध, चावल और चीनी, एक एक को करके लिए थे। उसी प्रकार यहाँ पे मेरे पास 3 ठो A है, कोई एक रिएक्टेंट है जिसमें 3A है, 3 सामान है, वो 3 पीस है, 1 2 3। सबसे पहले हम बोले रहे 3A तुम्हारे पास है, उसमें से एक है हमको 2, तो जैसे पहले दूध मांगे थे कि नहीं, उसी प्रकार यहाँ से एक तो A हम इससे ले लिए, एक वही लिए। अब इस एक A का रिएक्शन पहला स्टेप में B के साथ करा दिए, 1A का रिएक्शन किसके साथ करा दिए? B के साथ करा दिए। अब आप ही हमको सोच के बताइए कि जब हम दूध को लिए थे और बर्तन में चढ़ा दिए थे, खीर बन के रेडी हो गया था? हाँ, सबका मुंह से आवाज आना चाहिए। जब हम दूध को लिए और उसको बर्तन में दे दिए, गैस में चढ़ा दिए थे, तो वो खीर बन के रेडी हो गया था? नहीं, खीर बनने के लिए और भी स्टेप लगा था। सेम उसी प्रकार यहाँ से एक A और B को जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या ये फाइनल प्रोडक्ट दे देगा? फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे वो कुछ चीज जो बनाया उसको मान लेते हैं X बनाया। क्या बनाया? X। जैसे वहां पे दूध को हम लोग गैस में चढ़ाए तो गर्म दूध हो गया, उसी प्रकार यहाँ पे A को जब B के साथ हम लोग मिलाए हैं तो एक प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट नहीं दिया है, बल्कि प्रोडक्ट बनने वाला चीज में से वो X दे दिया। क्या दे दिया? X दे दिया। ठीक है, X दे दिया।
अभी आपका प्रोडक्ट नहीं बना, एक्स बना है। जैसे दूध को गर्म किया जाए तो खीर बन जाएगा, नहीं। उसी प्रकार एक ए बी के साथ रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिया है, एक्स दिया। क्या दिया? एक्स। जैसे वहां पे गर्म दूध हुआ था उसी प्रकार यहाँ पे एक्स जो सो कुछ बना के दिया। अब बताइए बाबू, 3A में से एक ए जो सो लग चुका है। जैसे 3 सामान में से इसके पास हम एक सामान दूध ले लिए तो कितना सामान बचा इसके बाद? 2, एक चावल और चीनी बचा। उसी प्रकार 3A में से एक ए हम ले लिए तो यहाँ पे कितना ए बचा? 5 गो या 2 गो? कितना ए बचा? 2 ए बचा। अब स्टेप 2 में देखिए क्या हुआ। अब दूसरा स्टेप में हम जिस प्रकार इसे चावल लिए थे, है ना, दूसरा स्टेप में हम इसे चावल लिए थे, उसी प्रकार दूसरा स्टेप में हम इसको बोले कि देखो 3A में से एक ए तुम दिया था, एक ए और हमको दे दो। ठीक है, एक तो ए और हमको दे दो, तो एक हमको फिर से दिया। अब हम उस एक ए को, जैसे हम चावल को दूध में डाले थे गर्म दूध में, तो क्या खीर बन गया था? क्या नहीं बना था। उसी प्रकार यहाँ पे 2A में से फिर से एक ए ले लिए और उसको एक्स में मिला दिए। किससे मिला दिए? एक्स में मिला दिए। तो 1A प्लस एक्स मिल करके अभी भी प्रोडक्ट नहीं दिया, वाई दिया। जैसे वहां पे हम चावल को दूध में डाले थे तो खीर बना था क्या? फाइनल खीर नहीं बना था, तो वो अभी खीर बनने योग्य हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पे 3A में से एक ए और बी को रिएक्शन कराया तो एक्स बना, फिर उसमें से एक ए लेकर को एक्स के साथ रिएक्शन करा दी तो वाई बना। मतलब अभी प्रोडक्ट बनने पर है लेकिन बना नहीं। ठीक है, अब बताइए इसके पास कितना सामान बचा था? दूध और हम चावल ले लिए थे, कितना सामान बचा? एक सामान। उसी प्रकार 3A में से पहला स्टेप में भी एक ए ले लिए, दूसरा स्टेप में भी एक ए ले लिए, तो यहाँ पे कितना ए बचा? एक तो ए और बचा है। स्टेप नंबर 3 में हम क्या किए, इसको बोले कि बाबू आपके पास जो एक तो ए बचा वो हमको दे दो। बोला ठीक है सर ले लीजिए। जैसे हम इसे चीनी ले लिए थे, चीनी लेके डाल दिए तो फाइनल खीर बन गया। उसी प्रकार जो एक ए बचा वो वाला भी हम ले लिए और उसको लिया और अब इस वाई में मिला दिए। जैसे हम वाई में मिलाए तब ये आपका फाइनल प्रोडक्ट दे दिया। क्या दे दिया? फाइनल प्रोडक्ट दे दिया। जैसे हम पहले दूध लिए, उसमें चावल डाले, फिर उसमें चीनी डाले तो फाइनल खीर बन गया। उसी प्रकार 3A में से एक तो ए लिए, बी के साथ रिएक्शन कराया, एक्स बन गया। फिर 2A बचा था, फिर उस एक में ए को ए लिए और एक्स के साथ रिएक्शन करा दिए, वाई बन गया। एक तो और ए बचा था, फिर उस वाई के साथ उसको रिएक्शन करा दिए तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया। क्या यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? किसी को कुछ भी डाउट वगैरह? बोलिए जी। नहीं है? चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर करते हैं और अब हम आपको इसमें कुछ चीज बताते। देखिए यदि ये मैकेनिज्म सही हुआ होगा, है ना, जो यहाँ पे मैकेनिज्म लगा, यदि ये सही हुआ होगा तो जोड़ने पर आपका यही रिएक्शन दिखना चाहिए, यही रिएक्शन दिखना चाहिए। यदि ये सही स्टेप होगा तो जोड़ने पर भी यही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम सारा चीज डाले और यदि खीर है तब वो आपको खट्टा लगेगा खाने में या मीठा लगेगा? खाने में टेस्ट तो उसका मीठा होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पे यदि ये स्टेप सही हुआ है, यदि ये सारा स्टेप आपका सही हुआ है तो आपका प्रोडक्ट यही होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? प्रोडक्ट में P होना चाहिए, रिएक्टेंट में 3A प्लस B होना चाहिए। तो देखिए सबको जोड़ करके, ठीक है, एक ए मिल करके कितना ए हो गया? 3A हो गया, है कि नहीं? 3A हो गया। B प्लस एक्स प्लस वाई तो क्या हो जाएगा? B प्लस एक्स प्लस वाई। फिर इधर क्या आ गया? x प्लस वाई प्लस पी, एक्स प्लस वाई प्लस पी। इधर भी x प्लस वाई, इधर भी x प्लस वाई, कैंसिल हो गया। अब इधर क्या बचा हम लोग के पास? 3A प्लस B से प्रोडक्ट। तो देखिए यही आपके पास यहाँ पे रिएक्शन था और इसका मैकेनिज्म भी दिखा है और वो मैकेनिज्म के साथ भी यही रिएक्शन मिला। इसका मतलब ये मैकेनिज्म 100% सही था। तो यही है बाबू जटिल अभिक्रिया। बताइए इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए केवल एक स्टेप का यूज हुआ है, एक से ज्यादा स्टेप का यूज हुआ है? तो बताइए आप इस रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलिएगा या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलिएगा? क्या सबको क्लियर है? अब देखिए इसमें से मान लीजिए हम एक तो आपको बता दिए कि ये वाला जो स्टेप हुआ था, पहला वाला स्टेप, ये एकदम स्लो हुआ था। क्या हुआ था? एकदम स्लो हुआ था, इसलिए इसको स्लो स्टेप यहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है, स्लो। और ये सब जो एकदम फास्ट हुआ था, ये सब एकदम फास्ट हुआ था, ठीक, ये सब फास्ट हुआ था। पहला वाला स्टेप आपका स्लो हुआ था और बाकी सब आपका क्या हुआ था? फास्ट हुआ था। कोई प्रॉब्लम? और जब भी कभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगा तो आपको उसका मैकेनिज्म दे दिया रहेगा और उसमें यह भी बता देगा कि कौन वाला स्लो स्टेप है और कौन वाला फास्ट स्टेप है। कोई दिक्कत? क्या यहाँ तक में सबको समझ में आ गया? अब बताइए
एक बार फाइनली कि रिएक्शन जो है वो स्टेप के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पहला वाला टाइप को क्या बोलते हैं? प्राथमिक अभिक्रिया यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन। अच्छा, प्राथमिक अभिक्रिया कैसा रिएक्शन होता है जो कितना स्टेप में पूरा हो? एक स्टेप में। उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि जटिल अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रिया कितने स्टेप में पूरा होता है? एक से अधिक स्टेप में। जैसे आप यहाँ पे देखिए एक से अधिक स्टेप में पूरा हुआ था, इसलिए हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोल दिए। कोई दिक्कत है? एकदम क्लियर है? चलिए बाबू अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया के प्रकार। अच्छा, किसके आधार पे हम लोग देख रहे हैं बोलिए तो? स्टेप के आधार पे। अभी जो हम लोग अभिक्रिया का प्रकार देखें वो स्टेप के आधार पे देखें, यानी कि चरण के आधार पे, चरण की संख्या के आधार पर। देखिए चरण की संख्या के आधार पर अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। चरण की संख्या के आधार पर अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया। पहला हो गया आपका प्राथमिक अभिक्रिया यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरा आपका हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि जटिल अभिक्रिया। कोई दिक्कत है? अब यदि कोई बोले एलिमेंट्री रिएक्शन है कि प्राथमिक अभिक्रिया क्या है, तो आप ही लोग बताइए प्राथमिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे? सब कोई मिलके बताइए तो। जो एक स्टेप में पूरा हुआ अभिक्रिया, जो कितने स्टेप में पूरा हो? एक स्टेप में। देखिए वह एलिमेंट्री रिएक्शन है कि प्राथमिक अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो एक चरण में पूरी होती है उसे प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया H2+O2 H2+I2 से ये सारा चीज। कोई दिक्कत है? ये सब एक स्टेप में पूरा हुआ इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्राथमिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? क्या किसी को कुछ डाउट है क्या यहाँ तक में? नहीं है? चलिए बाबू अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इसका एक नोट पॉइंट को समझ लीजिए। देखिए प्राथमिक अभिक्रिया जैसे आप ये देखिए, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो आपका रिएक्शन है ये बैलेंस रिएक्शन है? बैलेंस तो नहीं, इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे आपको 2 से करना पड़ेगा गुना, है ना? 2 से गुना करना पड़ेगा। तो जब जानते हैं आगे जो हम लोग का अभी टॉपिक आने वाला है वो है रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या नाम है उसका? रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट लॉ एक्सप्रेशन अभी हम समझाएंगे क्या होता है, लेकिन हम आपको ये बता देते हैं कि प्राथमिक अभिक्रिया में भी रेट लॉ एक्सप्रेशन लगता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी रेट लॉ रिएक्शन लगता है, लेकिन दोनों में लगाने का तरीका अलग अलग है। आज हम लोग प्राथमिक अभिक्रिया को कंप्लीट करेंगे, टाइम बचेगा तो आपको जटिल अभिक्रिया भी बता देंगे, लेकिन आज प्राथमिक अभिक्रिया हम लोग का कंप्लीट होगा। कि आखिर हम लोग कैसे प्राथमिक अभिक्रिया में रेट लॉ एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन को हिंदी में बोलते हैं वेग नियम व्यंजक। क्या बोलते हैं? वेग नियम व्यंजक। अभी आगे हम समझाएंगे आपको कि वेग नियम व्यंजक क्या होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये प्राथमिक रिएक्शन में हम लोग वेग नियम व्यंजक को कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए बाबू जो कोफिशिएंट होता है ना, इसी का नाम है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या नाम है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हिंदी में भी इसको स्टोइकियोमेट्रिक ही बोला जाता है, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करके, इसका यूज करके, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करके आप किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया में रेट लॉ एक्सप्रेशन लगा सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो यदि आपसे कोई पूछे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग किसी प्राथमिक अभिक्रिया में किसका उपयोग करके लगाते हैं, तो आप किसका नाम लीजिएगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का। किसका नाम लीजिएगा? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में से क्या जो कोफिशिएंट है वही, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करके हम लोग किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में प्राथमिक अभिक्रिया का क्या निकाल सकते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? तो नोट पॉइंट में देखिए वही चीज लिखे हैं कि प्राथमिक अभिक्रिया के लिए वेग नियम व्यंजक को इसके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? किसी भी प्राथमिक अभिक्रिया का वेग नियम व्यंजक को लिखने के लिए आप किसका यूज करते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, ठीक है। वही लिखें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। गुणांक का इंग्लिश हो गया कोफिशिएंट। सब लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए अब हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि जटिल अभिक्रिया। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि जटिल अभिक्रिया किसको बोलेंगे? वह अभिक्रिया जो एक से अधिक स्टेप में पूरी होती है, एक से अधिक चरण में पूरी होती है, एक से अधिक स्टेप में पूरी होती है, उसे क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है? और ये हो गया आपका जटिल अभिक्रिया का कुछ एग्जाम्पल जो अभी हम आपको वहां बताए थे। बस यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे B होगा, बाकी तो अभी तुरंत ये बताएं आप लोग को, वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे। जब आप फोटो लीजिएगा तब हम यहाँ पे सुधार कर देंगे। क्या यहाँ तक में कोई परेशानी है क्या? ठीक। ताकि देखिए आप ये रिएक्शन वहां पे भी देखे थे, ये भी जो है सो एक से ज्यादा स्टेप लिया था, बस वही रिएक्शन को यहाँ पे दिखा है, ठीक है।
अब देखिए बाबू, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसका हिंदी होता है दर नियम व्यंजक, या नहीं तो फिर वेग नियम व्यंजक, आप दो जो बोल सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक। क्या होता है? व्यंजक। और व्यंजक का मतलब होता है एक प्रकार का रिलेशन, संबंध, सूत्र, समझे ना, सूत्र, संबंध। जैसे साइन थीटा का संबंध P बटे H से, 9-10 में भी पढ़े होंगे। क्या साइन थीटा बराबर P बटे B कभी देखे हैं? क्या साइन थीटा बराबर आप लोग कभी देखे हैं H बटे P? नहीं। यानी कि साइन थीटा का जो संबंध है बाबू वो P और S से, किससे है? P और S से। तो साइन थीटा का जो रिलेशन है वो P बटे S से, ठीक है। इसका मतलब रिलेशन शब्द होता है ना, वो रियली में मैथ से आता है। कहां से आता है? मैथ से आता है। जैसे a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसका संबंध है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। क्या a प्लस बी स्क्वायर का संबंध a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से है? नहीं है। उसका संबंध एक ही चीज से, a प्लस बी का होल स्क्वायर का संबंध किससे है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। अच्छा, मेरे और आपके बीच भी एक संबंध है, लेकिन मेरे और आपके बीच का जो संबंध है वो टीचर और स्टूडेंट का है। क्या इसके अलावा मेरे और आपके बीच के कोई दूसरा रिलेशन है? नहीं। एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, रिलेशन को ही एक तरह का मतलब संबंध बोला जाता है। समझे? क्या होता है संबंध, ये कुछ माइंड में आया कि नहीं आया? एक्सप्रेशन का मतलब था एक्सप्रेस करना, उसको समझाना, उसके बारे में जानना, ठीक है। फिर उसमें एक्सप्रेशन देना, एक्सप्रेशन का ही मतलब हो गया सूत्र। तो आप सोचिए बाबू, आप मेरे बात को सुन पा रहे हैं, है ना, आप मेरे बात को सुन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम स्लो स्लो बोल रहे हैं, इसीलिए। आप लोग YouTube पे गाना सुनते हैं तो उसमें ऑप्शन रहता है 0, फिर 1x, फिर 1.5x, फिर 2x, फिर 2.5x तक रहता है। तो आप कोई गाना उना या वीडियो को देखते हैं या सुनते हैं और उसको आप 2.5 गुना कर दीजिएगा, 2.5, तो क्या हुआ? आपको उतना क्लियरली समझ में आएगा जितना वो नॉर्मल में समझ में आता है? नहीं। सुनिएगा, ऐसा नहीं कि सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो क्लियरली समझ में नहीं आएगा। और जब वो क्लियर समझ में नहीं आ पाए तो आप उसके बारे में कुछ एक्सप्रेस कर पाइएगा कि कॉमेडी था, क्या था, क्या बोला, आप समझ ही नहीं पा रहे, क्या वो बहुत स्पीड निकल गया। तो सोचिए बाबू, जब 2.5 गुना ही था तो उतना ज्यादा स्पीड हो गया। जब हम अभी जो हम बोल रहे हैं, यदि हम यहाँ पे माइक लगा दें और इसको हम 500 गुना स्पीड कर दे, 2.5 गुना नहीं बल्कि 500 गुना स्पीड कर दे, तो क्या आप मेरे बातों को सुन समझ पाइएगा? नहीं पाइएगा। और जब नहीं सुन पाइए, क्या आप एक्सप्रेशन उधर से दे पाइएगा? हाँ ना में जवाब दे पाइएगा? नहीं दे पाइएगा। जैसे हम अभी जो बोल रहे हैं कि आप लोग नाश्ता किए तो आप लोग बोलिए सर नहीं किए, रिवीजन किए तो बोलिए सर तो शुरुआत नहीं करते, है कि नहीं? तो आप इस चीज का एक्सप्रेशन क्यों दे पाए? हमें हाँ और ना में आप कैसे जवाब दे पाए? क्योंकि आप इस चीज को समझ पाए। लेकिन यदि हम इसी बात को बोलेंगे अरे तुम रिवीजन करते हो कि नहीं, और इसको हम कर देंगे 500 गुना स्पीड, तो आप हाँ या ना में जवाब दे पाइएगा? आप समझ ही नहीं पाई तो जवाब कहां से दीजिएगा? इसका मतलब एक्सप्रेशन तब आएगा जब आप उस चीज को समझ पाइएगा। और जब आप उस चीज को समझ पाइएगा तो वो बहुत स्पीड होना चाहिए या स्लो होना चाहिए? स्लो होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? यानी कि स्लो स्टेप जो चीज होगा उसका हम लोग एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सोच के देखिए बाबू, एक्सप्रेशन यानी कि रिलेशन जो आता है वो भूगोल किताब से आता है, हिंदी किताब से आता है, मैथ किताब से आता है? मैथ से आता है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, देखिए एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? एक तरह का संबंध, और संबंध में वही रिलेशन, और रिलेशन का मतलब इक्वेशन। तो इक्वेशन आ रहा है, इसका मतलब ये भी एक तरह का गणितीय संबंध है या फिर भूगोलीय संबंध है? गणितीय संबंध यानी कि मैथमेटिकल संबंध है। कोई दिक्कत है? मैथमेटिकल रिलेशन। अच्छा, एक चीज और, रिलेशन जैसे कि आप देखते होंगे साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का रिलेशन P बटे S से होता है ना? साइन थीटा का रिलेशन किससे होता है? P, इसका फॉर्मूला याद है कि नहीं जी? P बटे S से साइन थीटा का रिलेशन। क्या इसके अलावा साइन थीटा को कभी जिंदगी में देखें कि P बटे B से भी वो अपना संबंध बना रहा है? नहीं देखें। जैसे मेरे आपके बीच टीचर स्टूडेंट का संबंध है, इन आप जिसके बगल में बैठे हैं उसके बीच हो सकता है आपका फ्रेंड का संबंध हो, भाई बहन का संबंध हो, है कि नहीं? लेकिन क्या आप जिसके बगल में बैठे हैं आप उसके बीच में और आपके बीच में टीचर स्टूडेंट का संबंध हो सकता है? नहीं। संबंध किसी एक के बीच में ही खास होता है। अच्छा, बेटा बेटी का रिलेशन
क्या दुनिया में हर इंसान के साथ हो जाएगा? नहीं। बेटा बेटी का संबंध केवल एक से हो सकता है, वो है आपके मम्मी पापा। क्या मम्मी पापा के अलावा आपका जो दोस्त है आप उससे क्या बोलिए? नहीं नहीं मेरा दोस्त है, यानी कि हमरे और इसके बीच में ना बेटा बेटी का संबंध, हम इसके बेटा लगेंगे। कभी जिंदगी में बात आप बोलिएगा? किसी कोई भी इंसान रोड में पार हो क्या बोलिए? नहीं 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 वो जो जा रहे हैं वो अंकल फंकल नहीं, उसके मेरे बीच में बेटा का संबंध है। और सुन के बड़ा अजीब लग रहा है कि नहीं? बोलने में हमको लाज लग रहा है, सुनने वाला से कितना लाज लगता है। जो बोलता होगा तो पागले होगा, उसको रांची भेजना होगा तो ही बोलेगा। तो बोल देता है हाँ पागल, मारबो करेगा उधर जाके, बोलबो नहीं। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा बेटी का संबंध जैसे किसी एक इंसान से होता है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन जैसे मेरे और आपके बीच है, दोस्त का रिलेशन आपके बीच में, उसी प्रकार रिलेशन मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में हर चीज से होगा या किसी एक चीज से होगा? सब कोई बोलिए जी किससे होगा बताइए? हर चीज, हाँ किसी एक चीज से होगा। मतलब फाइनली इतना जो हम एग्जांपल दिए उसमें आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि संबंध जो है सो किसी एक के साथ ही होता है, अलग अलग के साथ आप नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार जैसे कि अब यहाँ फाइनल समझिएगा, ठीक है? यहाँ पे बाबू साइन थीटा का संबंध P बटे एस से जिस प्रकार है, मेरा संबंध आप में टीचर स्टूडेंट का संबंध है, उसी प्रकार रेट लॉ एक्सप्रेशन का भी संबंध है। तो सोचिए रेट लॉ एक्सप्रेशन का संबंध रिएक्शन से होगा या हमसे आपसे होगा? जब केमिस्ट्री है तो रिएक्शन से होगा। तो रेट लॉ संबंध का, रेट लॉ एक्सप्रेशन का जो संबंध है वो रिएक्शन से, किससे है? रिएक्शन से। लेकिन रिएक्शन में भी दो चीज होता है, दो पार्ट होता है, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। कितना पार्ट होता है? एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, ठीक है? अब देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए A + 2B से प्रोडक्ट बना, ठीक है? A + 2B से प्रोडक्ट बना, बताइए इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं या प्रोडक्ट बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, P लिखा हुआ ये प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का संबंध भली इससे है, रिएक्शन से है, इस रिएक्शन से। दुनिया में जितना भी रिएक्शन है सबसे रेट लॉ एक्सप्रेशन का संबंध है। लेकिन जैसे आपके और मेरे बीच में भी टीचर स्टूडेंट का संबंध है, आपके बगल में जो बेटा उससे भी टीचर स्टूडेंट का संबंध है नहीं, उसी प्रकार रेट लॉ एक्सप्रेशन भले इस इक्वेशन में आपका लग रहा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन का संबंध इस इक्वेशन से है, इस रिएक्शन से है, लेकिन इस रिएक्शन में दो पार्ट है तो दोनों से नहीं होगा, बल्कि उसमें से किसी एक के साथ उसका संबंध है। और उसमें से जो संबंध है वो है आपका रिएक्टेंट। कौन है? रिएक्टेंट। यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन का संबंध केवल व केवल रिएक्टेंट से होता है। किससे होता है? अब कोई दिक्कत है? तो यदि कोई बोलेगा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन का संबंध किससे है तो क्या बोलिएगा? रिएक्टेंट से। लेकिन रिएक्टेंट के भी कंसंट्रेशन से। किससे है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। समझे ना? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से। अब आप लोग हमको सोच के बताइए, रेट लॉ एक्सप्रेशन एक तरह का इंसान है या फिर एक तरह का गणितीय संबंध है? गणितीय संबंध है। अच्छा, इस गणितीय संबंध का संबंध किसके साथ है? मेरे आपके साथ या रिएक्शन के साथ? अब रिएक्शन में भी दो पार्ट होता है, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। तो किसके साथ? अच्छा, रिएक्टेंट में भी किसके साथ? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ। कोई दिक्कत है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ। इसका मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन का संबंध जो है सो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ है। कोई दिक्कत है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के साथ है। तो दो बात अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो जिसका संबंध रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से होता है। किससे होता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से होता है। कोई दिक्कत है? अब आप हमको सोच के बताइएगा बाबू, ठीक है? आप मिल गए, मिल गेहूं पिसवाने वाला, ठीक? और वहां पे आप एक बोरा में कंकड़ भर के लेके गए थे और एक में आप गेहूं भर के लेके गए थे। आप ही हमको बताइए कि ज्यादा समय पीसने में किसको लगेगा, कंकड़ को या गेहूं को? कंकड़ को ज्यादा समय लगेगा, गेहूं को कम समय लगेगा। अच्छा, आखिर कंकड़ को ज्यादा समय क्यों लगेगा बताइए तो? हाँ, क्योंकि वो जो है सो ज्यादा मजबूत है गेहूं की अपेक्षा, है ना? गेहूं की अपेक्षा उसका जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा धसा हुआ है कि नहीं? अंदर ज्यादा धसा हुआ है। तो बताइए, जब कंकड़ का मॉलिक्यूल गेहूं की अपेक्षा ज्यादा धसा हुआ, अंदर घुसा हुआ है, तो कंकड़ का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ या गेहूं का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ?
कंकड़ का। किसका कंसंट्रेशन ज्यादा? कंकड़ का। तो देखिए कि जो कंकड़ है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो उसको प्रोडक्ट में बदलने के लिए समय भी क्या लगा? ज्यादा ही लगा, है ना। प्रोडक्ट में बदलने के लिए समय भी ज्यादा ही लगा। एक और एग्जांपल, ठीक है, ये तो एग्जांपल है, एक और एग्जांपल सुनिए। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे एक बर्तन है, जैसे ये भी एक बर्तन है और ये भी एक बर्तन है, दोनों सेम साइज का बर्तन है, ठीक है। रुकिए, ये दोनों जो है सो सेम साइज का बर्तन है, ठीक, सेम साइज का बर्तन है। इसमें मान लीजिए हम अंगूर डाल दिए हैं। क्या डाले हैं? अंगूर। इसमें अंगूर है, इसमें अंगूर है, ठीक है। और इसमें जो सो जितना बड़ा अंगूर का साइज है उतने बड़ा इसमें नारियल का टुकड़ा कर करके डाल दिए, ठीक है। नारियल का छोटा सा टुकड़ा करके इसमें डाल दिए, इसमें नारियल का छोटा सा टुकड़ा डाल दिए, नारियल का जो सो छोटा छोटा टुकड़ा डाल दिए। अब आप बताइए बाबू कि आखिर नारियल के छोटे छोटे टुकड़े में और ये अंगूर में कंसंट्रेशन ज्यादा किसका होगा? कंसंट्रेशन सबका आवाज नहीं है, किसका होगा? और नारियल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और अंगूर का कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। ये आपका ग्रेप्स हो गया, यानी कि अंगूर का कंसंट्रेशन कम हो गया। और ये कोकोनट है, इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया, है ना। उसका कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा हो गया और इसका कम हो गया। दोनों सेम अमाउंट में, दोनों में 100-100 पीस है। बताइए खाने में ज्यादा टाइम भी किसका लगेगा? कोकोनट को खाने में भी ज्यादा टाइम लगेगा, और ज्यादा टाइम लगना मीन्स रेट भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब बताइए, यदि कंसंट्रेशन इसका ज्यादा था तो इसको खाने में भी ज्यादा समय लगा, इसका कंसंट्रेशन कम है तो इसको खाने में भी कम समय लगा। तो बताइए बाबू, समय ज्यादा मतलब रेट भी ज्यादा। तो बताइए, जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा था तो इसका रेट भी ज्यादा लगा या कम लगा? रेट भी इसमें ज्यादा हुआ। और इसका कंसंट्रेशन कम तो रेट भी कम हुआ या ज्यादा हो गया? रेट भी कम हो गया। मतलब कंसंट्रेशन कम तो रेट भी कम, कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट भी ज्यादा। अब आप ही लोग बता दीजिए, जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रेट भी ज्यादा है, कंसंट्रेशन कम है तो रेट भी कम है। तो कंसंट्रेशन और रेट के बीच में जो संबंध है वो समानुपाती या विक्रमानुपाती? समानुपाती का संबंध है। तो दिक्कत है, समानुपाती का संबंध है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक रिएक्शन मान लिए 3A + 2B से 4C + D, मान लीजिए कि सारी रिएक्शन मान लिए 4C + D, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन से भी आप क्या समझे कि यदि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका रेट भी ज्यादा होगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन ही ना बताया, यदि कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उसका रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और यदि कंसंट्रेशन कम है तो उसका रेट भी क्या होगा? कम होगा। ये बात हम आप बोल रहे हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन बता रहा है? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का कहना यही है कि जिस चीज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका रेट भी ज्यादा होगा, और जिस चीज का कंसंट्रेशन कम होगा उसका रेट भी कम होगा। लेकिन बताइए बाबू, कंसंट्रेशन हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन यदि देख रहे हैं तो प्रोडक्ट का लेंगे या रिएक्टेंट का लेंगे? रिएक्टेंट का, क्या कि रेट लॉ एक्सप्रेशन का संबंध सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? रिएक्टेंट से होता है। कोई दिक्कत है? तो बताइए, रेट ए के कंसंट्रेशन का समानुपाती होगा या विक्रमानुपाती होगा? समानुपाती हो जाएगा। अच्छा, रेट जो है सो बी के कंसंट्रेशन का क्या होगा? बी के कंसंट्रेशन का भी समानुपाती। देखिए कंसंट्रेशन को ये बड़ी ब्रैकेट बी, तो रेट हम लोग देखे कि जो रिएक्टेंट का रेट है उसका कंसंट्रेशन का समानुपाती होगा। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि यदि कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट भी क्या होता था? ज्यादा होता था। कंसंट्रेशन कम तो रेट भी कम। लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन के थ्रू यदि हम लोग देखें तो रेट लॉ एक्सप्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट से उसका संबंध है, तो रिएक्टेंट के ही कंसंट्रेशन से रेट का संबंध होगा या फिर प्रोडक्ट से भी? सिर्फ रिएक्टेंट के। अब आप लोग सोचिएगा, ठीक है, हम रेट लॉ एक्सप्रेशन ही बोल रहे हैं, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अनुसार रेट जो होगा वो सी के कंसंट्रेशन का क्या होगा? सी के कंसंट्रेशन का। कितने बच्चों को लग रहा है कि ये बात सही है? हाथ खड़ा कीजिए।
किसी को लग रहा है कि सही होगा? क्योंकि रिएक्टेंट के साथ इसका संबंध है। तो फिर प्रोडक्ट में आप लोग कैसे बोल दिए समानुपाती? कहाँ बोले सही? नहीं बोले हैं? अच्छा, हाथ नहीं खड़ा किए। चलिए, अब तब मुझको दिल में तसल्ली मिला। इतना देर से हम इतना समझा है और यदि वाला बात बोल देते तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं हुआ पढ़ाने का। खैर चलिए, आप लोग नए हाथ खड़ा किए तो बच गए, ठीक है। क्या अब आप लोग हमको बताइए, क्या रेट लॉ एक्सप्रेशन के अनुसार रेट का संबंध सी के कंसंट्रेशन से होगा क्या, डी के कंसंट्रेशन से होगा क्या? क्यों नहीं होगा, अब ये बात बता दीजिए। क्योंकि इसका संबंध रिएक्टेंट के साथ। हाँ, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन का संबंध सिर्फ रिएक्टेंट से होता है, ना कि प्रोडक्ट से होता है। कोई दिक्कत है? तो बताइए, क्या ये चीज लिखना सही होगा क्या, ये वाला बात? नहीं। अच्छा, ये दोनों चीज सही है कि नहीं है? तो देखिए बाबू, रेट जो है, रेट जो सो ए के भी कंसंट्रेशन का समानुपाती और बी के भी कंसंट्रेशन का समानुपाती है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, रेट समानुपाती कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी। लिख सकते हैं कि नहीं? दोनों के साथ समानुपाती ये लिख सकते हैं। अब यहां से समानुपाती का चिन्ह हटा करके यदि बराबर का चिन्ह लाएंगे तो आपको पता है कांस्टेंट आता है। तो बताइए, रेट बराबर यहाँ क्या है, के कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी। यहाँ पे कांस्टेंट के आया था। क्या आया था? के। यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अनुसार रेट बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, के कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी। सबको समझ में आया? अब फाइनली रेट लॉ एक्सप्रेशन का डेफिनेशन, ठीक है। बताइए, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है सो, जैसे अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मेरे अंदर काफी सारा एनर्जी जो है सो वो बदल जा रहा है, किसमें? साउंड एनर्जी में, और आप उस चीज को सुन पा रहे हैं। एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो आप वहां से एक्सप्रेशन दे पा रहे, यस सर और नो सर में। लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट बंद हो जाए, जैसे अभी हम बंद हो गए, बता पाइएगा हम क्या बोले नहीं बोले? तो एक्सपेरिमेंट बंद हो जाएगा तो एक्सप्रेशन भी नहीं आएगा। इसका मतलब ये एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में प्रयोगात्मक है, एक्सपेरिमेंटल है या बिना प्रयोगात्मक है? प्रयोगात्मक है। यानी कि वैसा प्रयोगात्मक समीकरण या फिर संबंध जो संबंध तो देता है किसके बीच में, रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में, या फिर रेट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, या दोनों के बीच में? दोनों के बीच में। रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन दोनों। तब किसके किसके बीच में? रेट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच में। कोई दिक्कत है? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग नियम व्यंजक, यानी कि दर नियम व्यंजक, ठीक है। देखिए, रेट लॉ एक्सप्रेशन यानी कि वेग नियम व्यंजक। बताइए, दर नियम या दर समीकरण, इसी का नाम है, ठीक है। दर नियम या दर समीकरण क्या है? एक गणितीय व्यंजक है जो किसी अभिक्रिया की दर तथा उसके अभिकारकों की सांद्रता, ये ना बताए थे, रेट और जो भी उसका रिएक्शन का कंसंट्रेशन होगा, मतलब रिएक्टेंट का जो भी कंसंट्रेशन होगा, यानी कि अभिकारक का जो भी सांद्रता होगा, उसी के बीच संबंध का वर्णन करता है, उसे क्या कहते हैं? वेग नियम व्यंजक कहते हैं। कोई दिक्कत है? एक रिएक्शन मान लीजिए, लेट रिएक्शन एक्स ए प्लस वाई बी से सी, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन का संबंध ए बी से होगा या सी से होगा? ए और बी से होगा। तो बताइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही पढ़ाते आ रहे हैं कि जो भी कोफिशिएंट होगा कंसंट्रेशन में वो पावर बन जाता है, ये ना बोले थे। तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? एक्स है, तो एक्स आपका क्या हो जाएगा? पावर में चल जाएगा। ए का कंसंट्रेशन और एक्स आपका पावर चल जाएगा, क्या कि ये कोफिशिएंट है। और बी का कंसंट्रेशन और ये वाई कहाँ चल जाएगा? पावर में चल जाएगा। अब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कौन चीज का चिन्ह आएगा? बराबर का। और एक कांस्टेंट आएगा के, और बाकी बात यहाँ पे ए कंसंट्रेशन एक्स पावर और बी कंसंट्रेशन पावर वाई। ये हो गया रेट लॉ एक्सप्रेशन का फॉर्मूला। क्या एक एक चीज क्लियर है? कोई डाउट प्रॉब्लम कुछ भी ऐसा घर में याद हो जाएगा क्लियरली? चलिए बाबू, अब आप लोग जो है सो पहले वहां से उसको फोटो खींचिए, ठीक है। ये है टाइप 5 प्लेस का फोटो लीजिए। तो रुकिए, हम बोलेंगे तब लीजिएगा, अपने मन से नहीं लीजिएगा। लीजिए, टाइप 6 का पहला क्वेश्चन ये है, इसको ले लीजिए। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इसमें सारा लिखा है, लेकिन आप केवल हिंदी वाला लिखिएगा, सब नहीं लिखिएगा, ठीक है। लिखिए, रुकिए क्लियर लीजिए, सिर्फ हिंदी वाला आपको लिखना है, इंग्लिश वाला डेफिनेशन नहीं लिखना है। बता दे, हो गया इबला? अब रुकिए, इसमें हम एग्जांपल में कुछ सुधार करेंगे तब लीजिएगा, ठीक है।
अब सबको यहाँ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बताइए तो 3a प्लस b प्लस x प्लस y से x प्लस y प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को p बोल देते हैं डायरेक्ट, x प्लस वाई कैंसिल, तो क्या है 3a प्लस b से प्रोडक्ट। और यही चीज तो देखिए ऊपर भी था, यही रिएक्शन है कि नहीं, मैकेनिज्म यानी कि सही हुआ है। इसको भी कर लीजिए।